मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ ज़्यादा पिटाई हुई है पिछले दिन, और ये अच्छी खासी यहाँ पे आपको बिकवाली उभरती हुई दिख रही है। और वही मैं आपसे पूछ रहा था कि भई सिर्फ़ एक फार्मा मिड कैप में तो मतलब तमाम सेगमेंट्स हैं, सिर्फ़ एक फार्मा की खबर से यहाँ क्यों मूड माहौल बिगड़ गया? मेन चीज़ ये सेंटिमेंट का है राजीव जी, ऐसा और कुछ रीज़न नहीं है कि किसी एक चीज़ का सेटअप खराब हो जाए। अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है ना कि अभी थोड़े समय पहले लगा कि अभी तो बर्थडे विशेज़ आ रहे हैं, तो शायद सब कुछ ठीक हो गया और बर्थडे विशेज़ के बाद पीछे से फिर आप ये परेशानी देख लीजिए। तो जी। सेंटिमेंट बहुत ही वीक है, अनसर्टेन है सिचुएशन, इसलिए जो ये करेक्शन है उसके अगेंस्ट है। बट फिर वही ध्यान रखना है कि ये करेक्शन ऐसा नहीं रहेगा कि 200 डीएमए जाए। हमारे पास ये टेम्पररी नेगेटिव है, इसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव है लिक्विडिटी, कंजम्पशन बूस्ट, जी। सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट, ये सब भी प्ले होगा, ये सब भी हाँ, प्ले लेकिन होगा। एक इसको दूसरे नज़रिए से भी देखिए। ठीक है, बात हमें चुभ रही है, इसलिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर। लेकिन ट्रम्प क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पे अमेरिकी कंपनियों से कह रहे हैं कि भैया तुम जो अपनी फैक्ट्री आयरलैंड ले गए हो, उसको वापस अमेरिका में लाओ। नहीं, उनकी बात कुछ भी चुभनी नहीं चाहिए। उनका जैसे तरीका हम मेक गलत इन है। इंडिया की बात कर रहे हैं, वो मेक इन यूएसए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है राजीव जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम टोन में है, प्रॉब्लम है दादागिरी का, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम भारत को अच्छा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप उनका काम और जो भी वो कर रहे हैं वो देखिए, वो दादागिरी का है। तुम ये करोगे नहीं तो मैं जी। तुम पे ये कर दूँगा। तो ये प्रॉब्लम होनी ही है, मतलब हाँ, तो जो भी आप मसला सिर्फ स्टाइल का हुआ ना। अभी जैसे एक ताज़ा खबर आई, आपको बताता हूँ। ताज़ा खबर ये आई कि माइक्रोसॉफ्ट में एक कोई सीनियर ऑफिसर हैं जो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी जूनियर पोस्ट पे थी, महिला हैं कोई। तो अब इन्होंने ओपनली माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि आप उसको हटा दीजिए। अब एक राष्ट्रपति अमेरिका का यदि किसी कंपनी में किसी मिड लेवल एग्जीक्यूटिव को हटवाना चाहे, उसके लिए आपके पास मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह का कोई संकेत चला जाए। ये चीज़ हम किसी भी देश में समझ सकते हैं कि यदि सत्ता चाहती है कि किसी जगह कोई अनवांटेड व्यक्ति पहुंचा हुआ है, उसको नहीं रहना चाहिए, उसको तकलीफ देनी है, उसके संकेत देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। भारत में भी मतलब हर रिजीम में ये होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। जो बाइडेन के रिजीम में ही अगर ऐसा करना होता तो जो बाइडेन को स्टेटमेंट नहीं देते, वो काम हो गया होता। ट्रंप साहब की शैली अलग है, उन्होंने खुलेआम बोल दिया माइक्रोसॉफ्ट को कि हटाओ भैया, ये नहीं चाहिए। देखिए, शैली आप अलग रख लें, लेकिन रूड होना तो कोई शैली नहीं होती ना। उनका कोई भी काम बहुत ही रूड है। आप पहले अनाउंस कर देते हैं कि सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत के बीच मैंने करवाया, अब तुम इस बात को मान लो। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये कैसे मान सकते हैं आप? तो उनका करने का तरीका ये है कि मैंने जो कर दिया वो फाइनल वर्ड है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप कहीं के भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दादागिरी दिखाएँगे, उसके बाद आपका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। तो नहीं तो अब बाइडेन ने ऐसा कोई अच्छा फाइनल काम वर्ड नहीं किया वाली है। बात तो, फाइनल वर्ड होने की बात को तो लोगों ने मजाक में उड़ा दिया है। तभी वो क्या एक शब्द चल पड़ा है, टाको। क्या चला है? सॉरी? अ, वो क्या, चिकन आउट अगेन, ऐसे कुछ है ना, ट्रम्प विल चिकन आउट अगेन। नहीं, मैंने मैंने नहीं सुना है ये। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, यू हैव फुल राइट। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, आई हैव फुल राइट। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा हमारे डिस्कशन में कि मैंने बोल दिया ये नहीं है तो नहीं है, अब आप देख लो क्या करना है। फिर इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनी टर्म्स। दैट इज व्हाट ट्रम्प इज कम्युनिकेटिंग, दैट वी डोंट हैव एनी टर्म्स, इट इज माय टर्म ओनली, माय वे और माय वे, देयर इज नो अदर वे। तो इस केस में अगर कोई बोला जाए कि वो सही कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो करने का शैली बहुत फर्क पड़ता है। आप में जी। ईगो है, एरोगेंस है और आप में दादागिरी है, तो मेरे हिसाब से तो फर्क पड़ता है। बाकियों का पता नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीका है, एक प्रेसिडेंट को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उनकी वैल्यू मेरी नज़र में कोई मायने नहीं, अगर मेरा कोई मायने नहीं भी रखता है तो भी मेरे नज़र में उनकी वैल्यू ज़ीरो टू नेगेटिव है, बिकॉज़ उस गरिमा को नहीं, मान ही वहीं नहीं के रहे हैं। लोगों ने ये मुहावरा निकाला हुआ है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, मतलब टाको। तो वो जो बोलेंगे हाँ, वो उससे पलट जाएंगे, ये सबको मालूम है, छोड़ दीजिए उस चीज को।
तो अब इस चीज़ के लिए यही है कि ये टर्ब्यूलेंस उन्होंने क्रिएट किया है, आप मेरी मानेंगे तो पूरे ग्लोब के लिए, खासकर यूरोप जैसे लोगों के लिए और भारत जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हाँ, यूरोप भी बहुत ज़्यादा जी वो नाटो भाईचारा में घुसे हुए थे ना, उनके लिए भी लेसन है और ठीक हमारे है। लिए तो भी लेसन अभी है। मिड कैप में करना क्या है हमें? वहां कुछ अपॉर्चुनिटीज बनने लगी है, कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नाम तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को, मुझे आज मिड कैप में जाकर के तलाशना है कि भैया अच्छी खासी गिरावट आ गई, एक चाल बन रही थी, वहां से वापस नीचे हमें मौका मिला है, क्या खरीदें? या अभी पहली रुक इस जाएं चीज़ को और सस्ता मिलेगा? पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि बार-बार बीच-बीच में टर्ब्यूलेंस आ रहा है और ये आता रहेगा। लेकिन जैसी हमारी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग थी पिछले अक्टूबर से लेट्स से फरवरी के बीच में, ये रैली का हमको फ़ायदा मिला, तो इस बारी भी पोजीशनिंग आप करेंगे तो मुझे लगता है रैली का फ़ायदा मिलेगा और सिंपल आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। जो सेक्टर्स में आगे होप लगता है, वहाँ पे जाके बैठिए। तो पहला डिसीज़न ये ले लेना है कि हमें डोमेस्टिक बिज़नेसेस पे फ़ोकस करते रहना है। पहला डिसीज़न एक क्लियर होना चाहिए। चाहे कितना भी ल्यूक्रेटिव हो, कोई भी कंपनी बोले कि मैं यूएस, यूरोप में ये काम करने वाला हूँ, अभी डिसरप्शन का टाइम चल रहा है, अभी वो काम उस पे ध्यान नहीं देना है। डोमेस्टिक ग्रोथ फोकस्ड बिज़नेसेस जो हैं, उन पे हमारा पोज़ीशनिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ आपके पॉकेट के दम पे चल सकती है, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे रिटेल हो, चाहे फार्मा एंड हेल्थ केयर हो, जो आपके पॉकेट डोमेस्टिक पॉकेट के दम पे चल सकती है, उस पे जाके पोजीशन रखना चाहिए और वो सम फाइन डे चलना ही चलना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये अशांति रहती है। कोविड भी आया, गया और उसके बाद मार्केट कहाँ का कहाँ चला गया, वो हमने देखा हुआ है। तो इस जी टर्ब्यूलेंस के बाद बीएफएसआई अगेन फार्मा में हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल चेन, रिटेल रिटेल होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए। कंजम्पशन में वैसे एफएमसीजी प्लेयर नहीं, जो कि आपके डे टू डे चीज़ों को एड्रेस करते हैं, वहाँ पे कोई खास जगह नहीं है। लेकिन अगर फिर से इसको एक्यूमुलेट करें, ये जो करेक्शन, ये फॉल चल रहा है, तो फिर रैली आएगी और उसमें हमारा पैसा नहीं बनेगा, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इसलिए आराम से इन सब चीज़ों में एक्यूमुलेट कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, फिर से पैसा बनेगा। नहीं, फिर वो दोबारा वो डिस्कशन करना शुरू होगा कि अब मिड कैप आधा हो जाएगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं करता है। जी। अब जैसे फार्मा की कहानी ये है कि एक शेयर का नाम लीजिए वोकहार्ट। उन्होंने अपना जेनरिक बिजनेस अमेरिका में वाइंड अप कर रखा है और ब्रांडेड शुरू करने वाले हैं, जो शायद अगले 1 डेढ़ साल 2 साल में वापस वो ब्रांडेड प्रेजेंस अपनी लाएंगे। लेकिन वोकहार्ट का शेयर पिट गया। कंपनी ने आकर के, कंपनी के मैनेजमेंट ने आकर के मीडिया में बाकायदा क्लियर किया कि हाँ भाई, हम अमेरिका में आज की तारीख में कुछ नहीं बेच रहे, लेकिन वो शेयर पिटा हुआ था। तो ये तो सेंटिमेंट का असर है। तो ऐसे ही जहां पर आपको खाम में सिर्फ सेंटिमेंट के चलते कोई शेयर पिटा हुआ है, वोकहार्ट का मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे नाम लिया है, क्या ऐसे शेयरों में जाकर के आज मतलब ब्रेव हार्ट बन करके थोड़ा आपको दांव लगाना है? देखिए, ब्रेव हार्ट बनना है तो जहाँ पे प्रॉब्लम टर्ब्यूलेंस है, उसमें अभी ब्रेव हार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है, हमको आइडिया नहीं है। या तो हमको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए रिवर्सल का, सेटल डाउन होने का, या यहाँ से जो वैल्यूएशन गैप मैं देख रहा हूँ, वो मिनिमम 5 से 10% का अभी वैल्यूएशन गैप है। और मैं ये कह रहा हूँ आपको, मोस्टली लार्ज कैप में ही, मिड कैप में भी और भी वैल्यूएशन गैप हो सकता है, मतलब फार्मा में भी, आईटी में भी। तो ये वैल्यूएशन गैप है, इसलिए अभी वेंचर करना फ्राइडे के डेटा पे एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन फ्राइडे के डेटा पे अदर सेक्टर्स में जो कि अननेसेसरीली पिटे हैं, उसमें वेंचर करना एडवाइजेबल है। ओके, तो बाकी फार्मा के लिए या आईटी के लिए थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन होना चाहिए, होने देना चाहिए, और हो जाएगा। मे बी हमको कोई चीज़ 10% महंगी मिले, बट थोड़ा एक डायरेक्शन तो समझ में आ जाएगी कि नहीं, सेटल डाउन हो गया है। नहीं तो 10-15% कोई भी चीज़ और सस्ती मिलने के चांसेस तो रहेंगे, अभी तो शुरुआत है। जी, ये हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर में ये तीसरी बार नानी घर पहुंच रहा है, जी, स्मॉल कैप में तो असर पड़ ही यानी जाएगा, 200 डे क्योंकि यहाँ मूविंग पे, एवरेज। जी हाँ, यहाँ पे तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हेवी हो जाता है ना, और अचानक से ओवरनाइट न्यूज़ आई है, तो मेनली यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट का ही मामला है।
और ये हो सकता है कि जहाँ पे वो लो बना था ना, उसके आसपास फिर से थोड़े समय तक के लिए ऑसिलेट करे। मोस्ट लाइकली 2-3 दिन में ये मार्केट सेटल डाउन होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब ये फैक्टर करके चलना चाहेगा कि जेनेरिक्स भी आएंगे लपेटे में, ये तो पक्का लगता है। जी, ठीक है। लेकिन चलिए, फार्मा एक बार को छोड़ दिया कि ठीक है, क्लैरिटी आने देते हैं, स्पष्टता होने देते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पर, क्योंकि सर मिड कैप स्मॉल कैप इतने पिटे हैं, अगर इंडेक्स इतना पिटा है तो वो सिर्फ फार्मा के चलते तो हुआ नहीं ना, उसमें बाकी सब भी साथ में लौटते हुए हैं। तो कहाँ इसमें स्मॉल कैप में कहाँ स्पॉट कर रहे हैं? मिड कैप के रेफरेंस में तो आपने बताया कि डोमेस्टिक फेसिंग, कंजम्पशन, ये सब चीजें आपको देखनी है। लेकिन क्या वही फॉर्मूला स्मॉल कैप में भी लेकर के आएंगे, या वहां कुछ अलग चीजें आपको दिख रही हैं? सेक्टर चेंज नहीं करेंगे, सेम सेक्टर लेके चलेंगे, और जैसे मिड कैप स्मॉल कैप है, स्टॉक पिकिंग ही करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, बिकॉज हम, जैसे मैंने बोला कि अगर एनबीएफसी, कहने का मतलब ये नहीं कि सारे एनबीएफसी चलेगा। मैं अभी भी हाउसिंग फाइनेंस को महंगा समझता हूँ, मैं अभी भी एएमसी को महंगा समझता हूँ। लेकिन बाकी आपके बीएफएसआई सेक्टर में, इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, चाहे जो भी कर लें। 9 मंथ्स के ऊपर लगता है, बट क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट गिवन है, वो आएगा ही। इनफैक्ट मैं कुछ बैंकिंग एस्टिमेट्स पढ़ रहा था, FY26 का ही जो अभी 9-10% का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, वही 11% के ऊपर जाने की हो सकता है। तो अगर FY26 में 11% के ऊपर हो सकता है, तो क्या 27 में वो 15% के ऊपर नहीं जा सकता है? और अगर वो गया, तो फिर आपका कंजम्पशन और बैंकिंग में क्या हो सकता है, कितना एक्सपेंशन हो सकता है? 10% का क्रेडिट ग्रोथ अगर 15%, 50% का फर्क पड़ेगा, बाजार में लिक्विडिटी आएगी, तो उसका तो आपको स्टॉक प्राइसेस पे भी असर दिखेगा। तो इन सब जगह में करना चाहिए और अपने आप को समय देना चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिर से अगर 3 महीने में जाके इवैल्यूएशन करने बोलेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव चला गया है, वो तो भाई मार्केट अभी वैसा हो सकता है, 2-3 महीने हो सकता है कि आप कोई अगले हफ्ते से ही ऊपर उठ भी जाए, सब कुछ फैक्टर हो जाए, कौन जाने। फेस्टिविटी अभी चलने वाली है हमारे यहाँ। तो 2-3 साल का व्यू लीजिए, सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। जैसे अक्टूबर से फरवरी में व्यू लिया था, आपको अगस्त सितंबर में ही थोड़ा तो रिजल्ट देखने को मिला। तो अभी भी व्यू लेंगे 2-3 साल का, हो सकता है आपको 6-9 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिल जाए। लेकिन फॉर द पीस ऑफ माइंड, व्यू 2-3 साल का लेके चलिए।